जैसा कि हम लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन पेडागॉजी से इस समय जुड़े हुए हैं, इस भीषण आक्रांता भरे हुए समय में जहां इंसानी अस्तित्व अपना वजूद खोने की श्रृंखला में है, वहां पर विश्वविद्यालय और हम प्राध्यापक आपके सभी हितों को ध्यान में रखकर कि किसी भी तरीके से आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, किसी भी तरीके से आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो, हम हर एक स्रोतों से, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो क्विज हो, हर एक तरीके से हम आपको अध्ययनरत चाहते हैं। साथ ही साथ आपका मूल्यांकन भी क्विज और असाइनमेंट के द्वारा करते रहते हैं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। तो आपके हितों को ध्यान में रखकर हमने इंग्लिश में भी वीडियो बनाया, प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसका हिंदी रूपांतरण है पादप ऊतक संवर्धन। हमने इंग्लिश में एक वीडियो और एक पीपीटी को अपलोड किया है, लेकिन हमारे कुछ सी और डी सेक्शन के छात्र हैं जिन्हें इंग्लिश में पूर्णतः चीज़ों को समझ नहीं आता। उनके लिए, उनके हितों को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर हमने हिंदी में भी वीडियो को तैयार किया है। CP 311, CP 311 ये आपका कोर्स कोड है। BSc कृषि पंचम सेमेस्टर में एक एलाइट कोर्स है, सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकी, जिसके अध्याय 1 में विषय है पादप ऊतक संवर्धन। पादप ऊतक संवर्धन, कक्षा BSc कृषि पंचम सेमेस्टर, विषयाध्यापक है आपका अंकुर शर्मा, पद सहायक प्राध्यापक कृषि संकाय। तो वीडियो के श्रृंखला में हम शुरू करते हैं प्रथम स्लाइड से। हमारे आउटलाइंस क्या क्या है? आउटलाइंस को यदि हिंदी में कहा जाए तो एक दृष्टि में इन टॉपिक के अंतर्गत हम चीज़ों को क्रमशः आगामी आने वाले उसमें पढ़ेंगे। एक दृष्टि में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकी की परिभाषा। इसका उद्देश्य क्या है, वांछनीय सामग्री क्या क्या है सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकी को निर्विघ्न रूप से परिसंचालित करने के लिए, इसका इतिहास क्या है, किन किन व्यक्तियों ने इस पर काम किया, क्या नई नई इस पर खोजें हुई, ठीक है, किन किन व्यक्तियों ने अपने सर्वांगीण जीवन में इस पद्धति के द्वारा कौन कौन सी खोजों को तैयार किया है, कौन कौन से पौधों को तैयार किया है, उन पौधों में कौन कौन से वांछनीय गुण विद्यमान हैं, वो विषाणु के प्रति प्रतिरोधी हैं कि बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधी हैं, उनमें कौन सा वांछनीय गुण है, वो उत्पादन में किस तरीके से अपने व्यवहार को दूसरों के सामने दिखाते हैं। इन सब चीज़ों का जो विस्तृत वर्णन होगा, अतीत में हो चुका है, हम इतिहास में उसका जिक्र करेंगे। इसकी क्या विशेषताएं हैं, कृषि में इसके क्या अनुप्रयोग हैं, क्योंकि कृषि में यदि अनुप्रयोग हमें पढ़ना कृषि के बारे में ही है, इसका विस्तृत विवरण क्या है, और उपरोक्त तकनीकी को बनाने के लिए, उपरोक्त विषय सामग्री को बनाने के लिए हमें किन किन व्यक्तियों की व किन किन माध्यमों की आवश्यकता पड़ी, उसे हम स्रोत में बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पादप ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर वह एक क्रिया है जिससे विविध शारीरिक ऊतक तथा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती हैं। यह भली भांति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में विविध उत्तेजनाओं के अनुसार उगने और अपने समान अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यह भी ज्ञात है कि जीवों में एक आंतरिक परिस्थिति भी होती है। जीवों में एक आंतरिक परिस्थिति भी होती है जिसे क्लाउड बर्नार्ड की मीलू अभ्यंतर कहते हैं। जिसे क्लाउड बर्नार्ड की मीलू अभ्यंतर कहते हैं।
जो सजीव ऊतक की क्रियाशीलता को नियंत्रित रखने में बाह्य परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक महत्व की है। ऊतक संवर्धन प्रविधि का विकास इस मौलिक उद्देश्य हुआ कि कोशिकाओं के कार्यकारी गुणों के अध्ययन की चेष्टा की जाए और यह पता लगाया जाए कि ये कोशिकाएं अपनी बाह्य परिस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित होती हैं और उन पर स्वयं का क्या प्रभाव डालती हैं। इसके लिए यह आवश्यक था कि कोशिकाओं को अलग करके किसी कृत्रिम माध्यम में जीवंत रखा जाए, जिससे उन पर समूचे जीव का प्रभाव न पड़े। यद्यपि ऊतक संवर्धन में सफलता पाने की चेष्टा सर्वप्रथम, यदि इस ऊतक संवर्धन पद्धति में किसी ने सफलता यदि प्राप्त की तो कब की, उस व्यक्ति का भी हम आपको नाम बताएंगे और किस सन में की, हम उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताएंगे। ये प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए काफ़ी आवश्यक मुद्दा रहता है। ऐसे तरीके के बिंदुओं को आप विद्यार्थियों को एक जगह हाईलाइट करके नोट कर लेना चाहिए, जिससे कल को आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें तो इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में सर्वप्रथम वो चीज़ क्लिक हो और आप उस पर टिक लगा दें। ऊतक संवर्धन में सफलता पाने की चेष्टा 1885 ईस्वी में की गई थी, तथापि सफलता 1906 ईस्वी में मिली, जब हैरिसन ने एक सरल प्रविधि निकाली जिससे कृत्रिम माध्यम में आरोपित ऊतक उगता और विकसित होता रहता था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके बाद से प्रविधि अधिकाधिक यथार्थ तथा समुन्नत होती गई। पोषक माध्यम की संरचना भी अधिक उपयुक्त होती है। अब तो शरीर के प्रायः प्रत्येक भाग से कोशिकाओं और ऊतकों का संवर्धन संभव है और उनको आश्चर्यजनक काल तक भी जीवित रखा जा सकता है। सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकी के द्वारा हम प्रायः पौधे के किसी भी भाग को बिना किसी परेशानी के, किसी शरीर क्रियात्मक अविकार के, हम उस पौधे के पत्ती, तने, जड़, मूल, शाखा, फल तक को अनेकों वर्षों तक जीवंत रख सकते हैं। कांच में अर्थात शरीर से पृथक पोषित की जा सकने वाली कोशिकाएं अनेक हैं, जैसे धारछिद्र कोशिकाएं जिन्हें एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, तंतुघट जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट्स कहा जाता है, अस्थि तथा उपास्थि जिन्हें इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं, तंत्रिका नर्व, पेशी मसल और लसीका पर्व जिसे इंग्लिश में लिम्फ नोड्स बोलते हैं, लसीका पर्व की कोशिकाएं, प्लीहा, सप्लोन, प्रजनन ग्रंथियां, गोनाड्स, गर्भकला, एंड्रोमेट्रियम, गर्भकमल, प्लेसेंटा, रक्त अस्थिमज्जा, बोन मैरो इत्यादि हैं। कोशिकाओं के कार्यकारण तथा संरचनात्मक गुणों के अध्ययन के अतिरिक्त ऊतक संवर्धन प्रविधि प्रयोगात्मक जीव विज्ञान और आयुर्विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है। कोशिकाओं के कार्यकारण तथा संरचनात्मक गुणों के अध्ययन के अतिरिक्त ऊतक संवर्धन प्रविधि प्रयोगात्मक जीव विज्ञान और आयुर्विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पर यदि चलें तो चित्रात्मक प्रस्तुति के द्वारा ये बताया गया है। यहाँ हमारे पास 8 स्लाइड्स हैं। एक स्लाइड्स में हमने सबसे पहले स्मॉल सीड्स को रखा, ठीक है। सीड्स में हमने उपयुक्त तरीके से पानी और उसके पोषक पदार्थों को डाला, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसे हम कहते हैं, पूरी तरीके से
हर एक चीज़ हमारे नियंत्रण में हो। हमने वो स्थिति उत्पन्न कराई, बीजों का अंकुरण हुआ, बीज अंकुरण के अपने चरमोत्कर्ष पर आए, ठीक है। बीजों इसके बाद में मूलांकर प्रंकुर के साथ तने का विकास हुआ, तने का वृद्धि हुई, उस वृद्धि में पुष्पन हुआ और पुष्पन के साथ फलन की स्थिति प्रारंभ हो गई। स्लाइड्स के माध्यम से इस चित्रात्मक प्रस्तुति में आप देख सकते हैं ABCDEFGH इन 8 नामांकरणों से इसे नामबद्ध किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में उद्देश्य। विशेषकर कोशिका तत्व, साइटोलॉजी, औतिकी, हिस्टोलॉजी, भ्रूण तत्व, एम्ब्रियोलॉजी, कोशिका काय की सेल फिजियोलॉजी, कोशिका व्याधि विज्ञान, सेल पैथोलॉजी, प्रातिकार की इम्यूनोलॉजी और अवरोधों तथा वायरसों के अध्ययन में इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले इसका ये उद्देश्य है कि हम इन उपरोक्त शाखाओं में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रविधि से निम्नलिखित विषयों के अध्ययन में सहायता मिली है, जैसे रुधिर का बनना, कार्यकरण तथा रोगों की उत्पत्ति, कोशिका के भीतर होने वाली प्रकरणीय एंजाइमेटिक तथा उपापचयी मेटाबॉलिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं, अंग संचालन क्रिया, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन तथा भेदकरण, जिसे डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, भेदकरण, कोशिका की अतिसूक्ष्म संरचनाएं, ताप, भौतिक अथवा रासायनिक आघात अथवा जीवाणुओं के आक्रमण, उनसे उत्पन्न पदार्थों की क्रिया के कारण होने वाली क्षति, अवरुद्ध वाली तथा साधारण कोशिकाओं का अंतर और साधारण कोशिकाओं से अवरुद्ध वाली कोशिकाओं का बनना। ऊतक संवर्धन के लिए प्रयुक्त प्राविधियां अनेक प्रकार की हैं, जैसे वे जिनमें लटकते हुए बिंदु बोतल, कांच की छिछली तस्तरी अथवा अन्य विशेष बर्तन का उपयोग होता है। संवर्धन के लिए प्रयुक्त माध्यम विविध प्रकार के हैं, जैसे रक्त प्लाविका, प्लाज्मा, लसी, सीरम, लसिका इत्यादि। हमने उद्देश्यों को पढ़ा। उद्देश्यों के बाद नेक्स्ट श्रृंखला में हम और अगर विस्तृत इसका अध्ययन करें तो इस विस्तृत अध्ययन में हम जाएंगे शरीर क्रिया के लिए उपयुक्त लवण घोल, जैसे टायरोड, रिंगरलॉक आदि के घोल। ऊतक संवर्धन के लिए माध्यम चुनते समय जीव की कोशिका के असामान्य पर्यावरण का सूक्ष्म ज्ञान अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसका भी निर्णय कर लेना आवश्यक है कि प्रत्येक जाति की कोशिका के लिए यह भी नितांत आवश्यक है कि माध्यम तक अन्य किसी प्रकार के जीवाणु न पहुँचें, क्योंकि जिस माध्यम में कोशिकाएं पाली जाती हैं वह अन्य जीवाणुओं के पनपने के लिए भी अति उत्तम माध्यम होता है, चाहे वे कीटाणु रोगात्पादक हों या चाहे वो रोगात्पादक न हों। इन जीवाणुओं की वृद्धि अवश्य ही संवर्धनीय कोशिकाओं को मार डालेगी, पर हाल में सल्फानाइडों और पेनिसिलिन के समान जीवाणु दोषियों से इस प्रकार के संक्रमण को दबाव में रखने में बड़ी प्रकार की सहायता मिली है। माध्यम में उगते हुए ऊतकों में उपापचयी परिवर्तन होते रहते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होते रहते हैं, और यदि उपापचय से उत्पन्न पदार्थ माध्यम में एकत्र होते रहेंगे तो कोशिकाओं के लिए विघातक हो सकते हैं। इसलिए उच्चिष्ट पदार्थों की मात्रा की हानिकारक सीमा तक पहुंचने के पहले ही माध्यम को बदल देना अति आवश्यक होता है। ऊतक संवर्धन के विषय में ऊपर केवल थोड़ी सी बातें दी जा सकी हैं। ऊतक संवर्धन के विषय में केवल थोड़ी सी बातों को बताया गया है। इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है कि ऊतक संवर्धन केवल कुछ जीव वैज्ञानिक क्रियाओं को समझाने में एक सहायक विधि है। कुछ जीव क्रियात्मक क्रियाओं को समझने में एक सहायक विधि है,
न तो इसे मूल्य रहित मानकर इसकी उपेक्षा की जा सकती है और न इसे जीव प्रक्रियाओं को समझने के लिए जादू की छड़ी माना जा सकता है। पादप ऊतक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर में विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए पादप अंगों को निर्जमित अवस्था में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। इसमें विशेष रूप से अच्छे फूल, फलोत्पादन या अन्य वांछनीय लक्षण के पौधों के क्लोन का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फल, बिना बीज के उत्तम गुणवत्ता वाले फल, बीज के उत्पादन के लिए आवश्यक परागण के अभाव में पौधों के गुणकों का उत्पादन किया जाता है। इस तकनीकी द्वारा पादपों में आनुवांशिक रूप से संशोधन किया जा सकता है। एकल कोशिका से पूरे पौधे का निर्माण किया जा सकता है। इस तकनीकी द्वारा रोग प्रतिरोधी, कीटरोधी तथा सूखा प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके इतिहास की। जो हमने एक दृष्टि में आपको बताया था कि इतिहास, हम इसके विस्तृतात्मक रूप में जाकर आपको अब चीज़ें बताएंगे। पादप ऊतक संवर्धन तकनीकी इस बात पर निर्भर करती है कि पादप की कोशिकाओं में संपूर्ण पादप को पुनरुत्पादित करने की क्षमता होती है। संपूर्ण पादप को पुनरुत्पादित करने की क्षमता होती है। इसे पूर्ण सशक्तता, टोटियोपोटेंसी तथा कोशिकाओं को पूर्ण सक्त कोशिका कहते हैं। सबसे पहले हेनरी लुइस डेमल डू मोसियो 1756 ने सलजम एल्स के पौधे पर चोट लगाकर कृत्रिम रूप से नई बनने वाली कोशिकाओं पर प्रयोग किए। लेकिन कोशिका और ऊतक संवर्धन के विज्ञान को गति तक मिले जब 1839 में स्लेडन और स्वैन ने कोशिका के सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। 1853 में ट्रेकल ने पौधों में कोशिकाओं के अव्यवस्थित ढंग से जमा होने, कैलस बनने का अध्ययन किया। 1878 में बॉचिंग ने बताया कि पौधों में पाई जाने वाली ध्रुवीयता से ही पौधे का विकास तय होता है। उन्होंने पाया कि टुकड़े के ऊपरी भाग से हमेशा कलियां बनती हैं और निचले हिस्से से जड़ या कैलस का निर्माण होता है। निचले हिस्से से जड़ या कैलस बनता है। एक कोशिका में किसी भी सतह पर विभाजित होने की क्षमता विद्यमान होती है। अगली श्रृंखला की पीपीटी में हम देखते हैं पादप कोशिकाओं की यह क्षमता कि वह विभाजित होकर नया पौधा उत्पन्न कर दे टोटियोपोटेंसी कहलाती है। हम जानते हैं कि भ्रूण जायगोट एक कोशिकीय होता है। यह निश्चित ढंग से विखंडित होकर बहुकोशीय जीव बनाता है। यह एक कोशीय भ्रूण में टोटियोपोटेंसी गुण के कारण होता है। 1902 में जर्मनी के जीव वैज्ञानिक गोटलिब हेम्बरलैंड ने कृत्रिम स्थितियों में अकेली कोशिका का संवर्धन किया, लेकिन वे इस कोशिका में विखंडन नहीं करा सके। वे इसलिए असफल रहे क्योंकि उस समय तक ऑक्सीजन की खोज भी नहीं हुई थी। ऑक्सीजन एक हार्मोन का नाम है, ऑक्सीजन, लेकिन उसके प्रयोग से शरीर रचना विज्ञान अध्ययन को आधार मिला। जब ऑक्सीजन की खोज हो गई तब उसके प्रयोग से शरीर रसायन विज्ञान के अध्ययन को आधार मिला। उन्होंने लेमियम परप्यूरियम और एक्रोनिया क्रेप्सिस की मीजोफिल कोशिका की वृद्धि को प्रभावित किया। उनके प्रयोग में कोशिकाएं 3 से 4 सप्ताह तक जीवित रही थीं।
हेबरलैंड के इसी योगदान के कारण उन्हें ऊतक संवर्धन का जनक या ऊतक संवर्धन का मसीहा कहा जाता। एक चित्रात्मक प्रस्तुति। लीव्स को ट्रे में लेकर प्राइमरी हार्डनिंग की गई। फिर जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उसकी सेकेंडरी हार्डनिंग की गई। मदर प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ। उसके कॉर्म्स को, मदर प्लांट्स के कॉर्म्स को रिमूव किया। एक बोटल्स में हमने कॉर्म्स को इनिशिएट किया। फिर उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसमें शूटिंग एंड रूटिंग हुई और फिर से प्राइमरी हार्डनिंग स्टार्ट हो गई। ये चरण हैं पादप ऊतक संवर्धन के। ये आपकी पादप कोशिका है जिसमें प्रायः चिकनी अंतर्देवीय जालिका, लाइसोसोम्स, खुरदरी अंतर्द्रवयी जालिका, हरित लवक थाइलोक्लोइड में प्रदर्शित हो रहे हैं। केंद्रक अपनी स्थिति पर स्पष्ट रूप से विद्यमान है। गोल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम्स, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट सभी अपने स्थान पर सुनिश्चित होकर अपनी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं। ये हमारी एनिमल सेल है जिसमें गोल्जी उपकरण, चिकनी अंतर्द्रवयी जालिका, केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियन, खुदरी अंतर्द्रवयी जालिका और कोशिका द्रव्य अपने अपने स्थान पर सशरीर विद्यमान है। कृषिगत अनुप्रयोग क्या है इसके? कृषिगत अनुप्रयोग 1902 से 1930 के बीच जैव संवर्धन के प्रयास हुए। हेनिंग 1904 ने क्रूसिफर से भ्रूणों को अलग करके खनिज लवण और शक्कर के घोल में इन्हें विकसित करने में सफलता पाई। सिमोन 1908 ने कोशिका विभाजन के लिए IAA युक्त माध्यम से पोलर से भारी शाखाएं, कलियां और जड़ पुनरुत्पादित की। पेरिस फ्रांस की सोरबीन यूनिवर्सिटी के PR गादरेट ने कई सालों तक एकल कोशिका और जड़ के कोनों से नई कोशिकाएं पैदा करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। 1939 में उन्होंने पहली बार इंडोल एसिटिक एसिड IAA का प्रयोग करते हुए गाजर का संवर्धन किया। तब PR वाइट 1939 और RJ गादरेट 1939 ने असीमित समय के लिए पादप कोशिकाओं के संवर्धन की घोषणा की। अमेरिका वैज्ञानिक PR वाइट 1939 ने पहली बार तरल माध्यम में टमाटर की जड़ों के लगातार संवर्धन में सफलता पाई। जड़ों में वायरस के इनविट्रो संवर्धन में भी इन्हें सफलता मिली। 1940 में 1940 से 1970 के बीच पादप कोशिकाएं, ऊतक, प्रोटोप्लास्ट, एंथर, जड़ और भ्रूण के संवर्धन के लिए पोषक माध्यम का विकास हुआ। संवर्धन ऊतक में संपूर्ण पौधों का निर्माण इन विट्रो मॉर्फोजेनेसिस में बॉन, ओवरविंग और साथियों की सफलता मिली। इन्होंने नारियल के दूध, भ्रूण कोशिका युक्त द्रव का उपयोग भ्रूण के विकास तथा धातुरे में कैलस बनाने में किया। 1958 में FC स्टीवर्ट और J रिनर्ड ने डकस करोटा के ऊतक संवर्धन से पुनरुत्पादन किया। पादप ऊतक संवर्धन के वाणिज्यिक उपयोग की शुरुआत 1960 में तब हुई जब CM मॉरेल ने एक ऑर्किड सिम्बिडियम में इसे कई गुना बढ़ाया। 1959 में F स्कूस और CO मिलर व साथियों द्वारा काइनेटिन की खोज और तंबाकू पुनरुत्पादन के ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर का प्रयोग करके पौधों का कई गुना ज़्यादा बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। 1960 के दशक में कुकिंग ने माइरोथिसियम से प्राप्त किए हुए कवक एंजाइम का उपयोग करते हुए प्रोटोप्लास्ट को बड़े पैमाने पर अलग करने की विधि तैयार की। चित्रात्मक प्रस्तुति में कैरेट को दिखाया गया है।
आप इसे देख सकते हैं और इससे रिलेटेड हम पीपीटी को पीडीएफ के रूप में भी आपके नोट्स के लिए भेजेंगे, जिससे आप काफ़ी स्पष्ट रूप से इस डायग्राम को अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। पुनः एक डायग्राम। अब यदि हम आगे की श्रृंखला की बात करें तो भारत में ऊतक संवर्धन की शुरुआत 1950 के दशक में बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पादप विज्ञान विभाग में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने की थी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने की थी। इन्हें ही भारत में ऊतक संवर्धन का जनक कहा जाता है। गर्भाशय, भ्रूण, अंडाणु आदि के अध्ययन के लिए अलग अलग ऊतक संवर्धन विधियां उपयोग में लाई गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिप्रा गुहा मुखर्जी और एससी माहेश्वरी ने 64 से 67 के बीच पहली बार एंथर और पराग संवर्धन से हैप्लॉइड विकसित किया। पादप ऊतक संवर्धन के विकास में हैप्लॉइड की खोज एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। 1952 में न्यूयॉर्क की फिजर आईएनसी ने इसका पेटेंट कराया और पौधों का ऊतक संवर्धन औद्योगिक स्तर पर शुरू किया। कोशिका संवर्धन द्वारा औद्योगिक स्तर पर बना पहला पदार्थ सिकोनिन था। संवर्धन माध्यम के घटकों में बदलाव करते हुए कोशिका और ऊतक संवर्धन में कई सुधार किए गए। इसके आधार पर माइक्रो प्रोपोगेशन, द्वितीयक मेटाबोलाइट के पुनरुत्पादन, पैथोजन मुक्त पौधे, आनुवांशिक बदलाव में जैसे आनुवांशिक पौधों के उत्पादन, इन विट्रो पॉलिनेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इत्यादि के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल हो गई। 1980 के दशक में आई रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की बदौलत बाहरी जीन के किसी पादप कोश में प्रत्यारोपित करना संभव हुआ। इससे विशेष गुणों वाले कई आनुवांशिक पौधे उत्पादित किए गए। जीन क्रांति ने दूसरी हरित क्रांति को जन्म दिया, जिससे अब मनचाहे आनुवांशिक गुणों वाले पौधे बनना संभव हो गए हैं। इस पीपीटी को बनाने में माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज़ डॉक्टर ए के त्रिपाठी, इनकी बुक का हमें बहुत सहयोग मिला। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हमारी कलीग श्रेया तिवारी जी, उन्होंने किताब लिखी, उससे हमें बड़ा सहयोग मिला। विकिपीडिया एक विशाल समृद्ध मंच है चीज़ों को पढ़ने के लिए, हमें उसका सहयोग मिला। और एनसाइक्लोपीडिया, वो भी एक बहुत समृद्ध अपने आप में खजाना है वैश्विक स्तर पर शिक्षा के जगत में, हमें उससे इसका सहयोग मिला। धन्यवाद। थैंकिंग यू।